आप सवेरे उठने की आदत करो, बात समझ में आई? ये मुल्क हमारा है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, ये बाहर वो रियासत थी जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे और उस मेजॉरिटी ने ये फैसला किया कि हम एक वडेरा सिस्टम के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि एक ऐसे मुल्क का हिस्सा बनेंगे जहां जमहूरियत पनपेगी, जहां हमें अपनी सकाफत को जिंदा रखने का हक हासिल होगा, जहां हमारा तमद्दुन महफूज रहेगा, जहां हमारा आईन महफूज रहेगा, जहां हमारा झंडा महफूज रहेगा, जहां हमारा मुस्तकबिल महफूज रहेगा। और ये इसकी बुनियाद पर उस वक्त हमने दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट किया था और हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे, और उस फैसले पर हम आज भी कायम, हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखा है। हमने इस मुल्क को हमेशा एहतराम की नजर से देखा है। हमने अपने रिश्तेदार, अपने वर्कर, अपने सिपाही, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, उसको कुर्बान किया है ताकि इस मुल्क की राज रहे। हम पर शक न करें, हम पर भरोसा करें, हम पर एतमाद करें। जिसके फूलों में अखवत की हवा आई नहीं, उस चमन में कोई लुत्फ नगमा पीराई नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, 7 साल के वक्फे के बाद यह सेशन जिस तरह से आपने कंडक्ट किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 90 मेंबरान असेंबली यहाँ मुंतखब होके आए हैं, चाहे वो इस साइड बैठे हैं या उस साइड बैठे हैं, 5 साल का जो वक्फा हमें मिला है, इस वक्फे में हम रियासत जम्मू और कश्मीर का खोया हुआ विकार, उसका तकद्दुस बहाल करने में किस तरह से अपनी संजीदगी और अपनी ईमानदारी का मुजाहिरा करते हैं। जब बात सियासत की होगी तो फिर कुछ चीजें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं मुनासिब समझता हूं कि वो रिकॉर्ड पर रखी जाए। जुलाई 1948 में 1947 में यह फैसला हो गया था कि पार्टीशन होगा, और एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा है, पठानिया साहब, द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ए मैसिव एक्सरसाइज इन ह्यूमन मिजरी। कि हिंदुस्तान की तकसीम दुनिया की तारीख में जो बेशुमार वाक़ात हुए होंगे बदनसीबी के, उनमें से एक वाक़ा जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 2 कौमी नजरिए का शिकार हो गए। 3 रियासतें ऐसी थी, प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में उस वक्त के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया था। लेट मी स्पीक सर प्लीज। इनमें से 2 रियासतें ऐसी थी जहां हिंदू पॉपुलेशन थी, मुसलमान हुक्मरान थे, और एक रियासत जम्मू कश्मीर वो थी जहां महाराजा यहां के हुक्मरान थे, लेकिन पॉपुलेशन यहां ज्यादा मुसलमानों की थी। जूनागढ़, जहां से हमारे होम मिनिस्टर साहब आते थे, उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया, लोगों ने रिबेलियन कर दिया, हुक्मरान पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ हमारे मुल्क का हिस्सा रह गया। हैदराबाद वालों ने फैसला किया कि हम आजाद रहेंगे, फौजकशी हुई, हैदराबाद हमारे मुल्क का हिस्सा बना। यहां के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया। 11 अगस्त 1947 को स्टेट स्टिल एग्रीमेंट जिन्ना साहब के साथ महाराजा साहब ने किया। उसके क्या मुहर्रकात थे, कभी फुर्सत से उस पर बात होगी, लेकिन स्टेट स्टिल एग्रीमेंट उनके साथ हुआ। क्या वजह थी कि 15 अगस्त तक, जो कि माउंटबेटन ने कंडीशन रखा था प्रिंसली स्टेट्स के सामने कि 15 अगस्त तक सारी प्रिंसली स्टेट्स या हिंदुस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। 15 अगस्त तक चूंकि हरि सिंह साहब ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल अपोजिशन के लीडर जब इस वक्त यहां खड़े होकर बात करेंगे तो वो इस नुक्ते की वजाहत करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी कि जिनकी बुनियाद पर
15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ इलाहा नहीं किया था। जब पाकिस्तान की गलती की वजह से पाकिस्तान ने यहां रेडर्स दाखिल किए और हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाहा हुआ, इलाहा सिर्फ 3 चीजों पे हुआ, डिफेंस पे हुआ, कम्युनिकेशन पे हुआ और फॉरेन अफेयर्स पे हुआ। ये वो 3 चीजें थी जिन पर हमारा इलाहा हुआ। और इलाहा के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनी मार्च 1948 में। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसको मैंडेट दिया गया, और मैं इसको अंडरलाइन करता हूं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करें। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए यह होगा कि सिर्फ 3 ऐसी रियासतें थी जिनको यह इख्तियार मिला था उस वक्त कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जम्मू कश्मीर के बगैर 3 थी। उन तीनों ने अपने राइट सरेंडर किए, लेकिन जम्मू कश्मीर वो वाहिद प्रिंसली स्टेट थी जिसने सिर्फ शरायत पर आकर इलाहा किया और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश की 1948 में। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, इसके साथ हमारे उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट को कहा गया, जिसकी सरबराही हमारे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कर रहे थे, कि वो अपने 4 मेंबर नॉमिनेट करें जो मुल्क की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा होंगे, और वो एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि मरकज के दरमियान और जम्मू कश्मीर के दरमियान, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इल्हाक जो था वो सिर्फ 3 चीजों पर था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, कि किस तरह की आईनी रिलेशनशिप होगी मरकज के दरमियान और हमारे दरमियान। और इसके लिए हमारे यहां से 4 मेंबर, जिसमें मोहतरम अफजल बेग साहब भी थे, मौलाना मसूदी साहब भी थे, और एक नाम मेरे जहन से स्किप कर गया, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। ये जब ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग हुई 5 महीने, गालिबन 5.5 महीने तक ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग्स जो है वो अक्सर जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे पटेल साहब, उनके घर में हुई। और उसके बाद उस वक्त ये आर्टिकल 306A था ड्राफ्ट का, और जब ये आर्टिकल 370 बना तो इसने चेक्स और बैलेंसेस के लिए 2 स्टेप्स इंश्योर किए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और ऑनरेबल मेंबर्स की भी तवज्जो चाहूंगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पर भी वजाहत करेंगे। पहला स्टेप उसमें यह था कि इन 3 शराइत के बगैर, इन 3 की लेजिस्लेशन के बगैर, अगर मरकज की हुकूमत या मरकज की पार्लियामेंट, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी, तो जब प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेंगे वो तब तक यहां लागू नहीं होगा जब तक यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको इंडोर्स नहीं करेगी। यह पहला स्टेप था, यानी कि जो हमारी रिलेशनशिप बनी वो 370 की बुनियाद पे बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बजाते खुद एक मरकज और उस वक्त के हुक्मरान की मर्जी से बनी, और ये शराइत तय पाए गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगी उसको डिफाइन करने के लिए हमारे लोग वहां भी थे और यहां भी थे, और इसके बीच में एक रास्ता निकाला गया जिसको आर्टिकल 370 कहते हैं। और इस आर्टिकल 370 के तहत मैंने कहा 2 स्टेप, पहला स्टेप मैंने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंसेंट होना जरूरी था। दूसरी बात, और मैं इस बात को भी अंडरलाइन करता हूं और मैं ये चाहूंगा कि इसकी वजाहत भी की जाए, लेकिन ये पॉइंट ये इस पर आप गौर करना ऑनरेबल स्पीकर सर। दूसरी बात ये हुई कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना आईन मुरतब कर लेगी, एक बार ये मीट करेगी, आईन लागू हो जाएगा, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद मुल्क की पार्लियामेंट को जो उस वक्त तक कानून नाफिज हुए होंगे, जो उस वक्त तक आर्टिकल्स नाफिज हुए होंगे, उन 3 के अलावा उसके बाद और कोई आर्टिकल कोई जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता। आर्टिकल 370 टेम्परेरी होने की वजह सिर्फ यह थी कि यहां पर एक उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या फैसला करेगी ये उस वक्त मुल्क को मालूम नहीं था, और जो खुद उस वक्त मुल्क ने शर्त रखी थी रेफरेंडम की, उसके बारे में मुल्क की क्या आगे राय बनेगी उस वक्त, इस वजह से इसको टेम्परेरी प्रोविजन कहा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, अब बात आई कानून की इंटरप्रिटेशन की। मेरी बात पे गौर करेंगे ऑनरेबल मेंबर्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन को देर से उठने की आदत थी,
एक बार वो जब देर से गए तो एक उनके टीचर ने उनको कहा कि आपको मालूम है कि परिंदे सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है। कहा क्यों उठते हैं? कहा इसलिए उठते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं सवेरे उनको खा जाए। तो उसने कहा आप सवेरे उठने की आदत करो। बात समझ में आई? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि जी मेरी बात समझ में आ गई और यह समझ में आया कि जो कीड़े मकोड़े सुबह सवेरे बाहर निकलते हैं उनको परिंदे आके खा जाते हैं। यह होती है इंटरप्रिटेशन। एक आदमी एक ही बात को एक तरीके से देखता है, दूसरा आदमी उसी चीज को दूसरे तरीके से देखता है। यह मुल्क हमारा है। मैंने कहा बदले यकरंगी की आशनाई है गजब, एक ही खुरमन के दानों में जुदाई है गजब। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यह बाहर वो रियासत थी जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे और उस मेजॉरिटी ने यह फैसला किया कि हम एक वडेरा सिस्टम के साथ नहीं जाएंगे बल्कि एक ऐसे मुल्क का हिस्सा बनेंगे जहां जमहूरियत पनपेगी, जहां हमें अपनी सकाफत को जिंदा रखने का हक हासिल होगा, जहां हमारा तमद्दुन महफूज रहेगा, जहां हमारा आईन महफूज रहेगा, जहां हमारा झंडा महफूज रहेगा, जहां हमारा मुस्तकबिल महफूज रहेगा। और ये इसकी बुनियाद पर उस वक्त हमने दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट किया था और हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे और उस फैसले पर हम आज भी कायम, हमें फख्र है। लेकिन सर मैं इससे आगे की बात कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा मुझे मौका देंगे। नहीं, मौका नहीं, थोड़ा सा मौका दे। ऑनरेबल स्पीकर सर प्लीज 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 दुनिया में अच्छा मुझे बात करने दे प्लीज। प्लीज मुझे बात करने का मौका दे, मुझे बात करने का मौका दे। दुनिया में ताकत को देखने के दो तरीके हैं। एक वो ताकत है जो जिम्मेदारी के साथ आती है और आइन के साथ आती है। और जब आइन की बात होगी तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने आइन के बारे में क्या कहा था, मैं इसको रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं। 26 जनवरी 1968, respect for the rule of law, the independence of judiciary, the integrity of the electoral process, all are sought to be guaranteed by the Indian Constitution. Yet it must all times be remembered that the Constitution provides the framework and it is for the men who work it to provide it लाइफ एंड मीनिंग। अब आखिर पर मैं कंक्लूड करने से पहले बताता हूं सर, आइन को चलाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कंसेंसस, एक तरीका है आइन का अपना स्पिरिट और एक तरीका है परिंदों और उनकी कहानी कि दुनिया में कई कौमों के लिए सिर्फ एक कानून प्रवेश करता है और वो कानून होता है माइट। और जहां माइट चढ़े वहां जम्मू कश्मीर के हुकूक के तकाजा करने के लिए इस हाउस को इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम यहां से एक पैगाम देना चाहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को पैगाम देना चाहते हैं, अपने मुल्क की पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहते हैं। ऑनरेबल जो भी हमारे इस वक्त वहां सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस है उनको भी हम यहां से पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखा है। हमने इस मुल्क को हमेशा एहतराम की नजर से देखा है। हमने अपने रिश्तेदार, अपने वर्कर, अपने सिपाही, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, उसको कुर्बान किया है ताकि इस मुल्क की राज रहे। हम पर शक न करें, हम पर भरोसा करें, हम पर एतमाद करें और उसका पहला कदम यह होगा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि वो पहला कदम होगा एक रियल हीलिंग टच जिसको कहते हैं। वो जब वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन होगा, रियासत तरक्की के रास्ते पे गामजन होगी और यह हाउस अपना खोया हुआ विकास और मुकाम फिर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।